कल हम लोगों ने सीखा था हाइड्रोजन एटम के किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, टोटल एनर्जी निकालना इन टर्म ऑफ रेडियस। आज हम लोग सीखते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना इन टर्म ऑफ एन। सपोज कर लीजिए ये हाइड्रोजन का कोई ऑर्बिट है, इसको बोलते हैं nth ऑर्बिट और इसका रेडियस को बोलते हैं Rn। तो इसमें घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? तो नंबर वन, पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई Rn, जहां E का मतलब है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का। जहां तक सवाल था काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, 1/2 इंटू 1। ये याद रखने का तरीका होता है ना, ये हाफ ऑफ पोटेंशियल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई Rn। ठीक है। अब अगर हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इन दोनों को प्लस कर दें तो निकल जाना चाहिए। सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस कर देने से निकल जाना चाहिए। अब प्लस करने के लिए थोड़ा सा इजीली इसको आप लोग प्लस करेंगे। देखिए कैसे सिंपली इस लेवल में प्लस करना सीखिए आप लोग। मान लेते हैं कि इसको अगर हम मान ले कितना x, तो इसको क्या मानना चाहिए? -2x, क्योंकि इस पूरे को हमने x माना है, तो ये वाला क्वांटिटी यहाँ अवेलेबल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। सो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक का डबल है पोटेंशियल, बट वो नेगेटिव है। अगर हमको टोटलिंग करना है, ई टोटल अगर हमको निकालना है, तो दोनों को प्लस कर दें। अब प्लस करें तो क्या निकलेगा भाई? तो टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट इक्वल टू, सिंपली प्लस करो, x प्लस -2x, -x आएगा और x मतलब यही तो है, क्यों ना हम इसी को डाल दें, -1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई Rn। ये वाला टर्म हम लोगों ने कल वाला वीडियो में भी डिराइव किया था, लेकिन इसको करना क्या है, तो हमें n के टर्म में एक्सप्रेस करना है। n के टर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। अब n के टर्म में अगर हमें इसको एक्सप्रेस करना है तो क्या करना चाहिए भाई? तो हमें रेडियस को n के टर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। नाउ कल हम लोगों ने बोर्स मॉडल का यूज करते हुए निकाला था, Rn का वैल्यू निकला था एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई m e स्क्वायर और इनटू n का स्क्वायर। मतलब रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ऑर्बिट नंबर n। ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट के कंपेयर में सेकेंड वाला ऑर्बिट 4 टाइम ज्यादा होगा। फर्स्ट के कंपेयर में थर्ड वाला ऑर्बिट 9 टाइम ज्यादा होगा, तो n की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को अगर हम वहां रिप्लेस कर दें, तब हमको निकलता है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल टू माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 कर देते हैं, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 टू 8 इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई Rn की जगह ये पूरा वैल्यू को डाल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर बाई पाई m e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। अब देखिए कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करते हैं, नहीं कैंसिल होगा तो छोड़ देंगे।
ये पाई से कैंसल हो गया। आगे आपको ये एम और ई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो गया माइनस एम ई का पावर 2 टू जा 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू 1/n²। 1/n² को साइड में कर दिया क्योंकि n तो अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग होता रहेगा। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। E मतलब 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कांस्टेंट है। 8 यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट है। H भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये सारे के सारे मिलके क्या हो गए कांस्टेंट। वेरीज ये करेगा ऑर्बिट वाइज। फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा तो n का वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट होगा तो n का वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट होगा तो n का वैल्यू 3, फोर्थ ऑर्बिट होगा तो n का वैल्यू 4 एंड सो ऑन। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब करेंगे। सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इक्वल टू माइनस एम ई का पावर 4 बाई 8 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, इस सब कांस्टेंट को एक साथ कर देते हैं बाई 1 बाई वट एन स्क्वायर। अब देखिए फिर यहाँ पर नेगेटिव आया और नेगेटिव है इसका मतलब है एन बढ़ेगा तो ई का वैल्यू लेस नेगेटिव होता जाएगा और लेस नेगेटिव होने का मतलब बढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी में नेगेटिव में ऐसे उल्टा बोलते हैं। ओके, अब अगर हम सारे इस वैल्यू को पुट करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुट करें, इफ ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, इफ वी पुट m इक्वल टू 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यस, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 का पावर -12, H का वैल्यू 6.625 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। ये सारे वैल्यूज को अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, सभी वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो ये आता है कुछ इस प्रकार। देन ये सभी वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करें तो ये आता है En इक्वल टू -13.6 बाई n²। n का वैल्यू तो अलग अलग केस में अलग अलग होता रहेगा और ये जूल में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार ये एक कन्वेनियंट तरीका हो गया याद रखने का। आराम से फॉर्मूला याद रखने के लिए ये जरूरी है। सो अब हम लोग को यहाँ पर ये वैल्यू रखने के बाद दिखाई पड़ रहा है, वैल्यू रखने के बाद दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, एनर्जी बढ़ेगा अगर एन का वैल्यू बढ़ेगा। माइनस में है इसलिए बोलना पड़ रहा है बढ़ेगा, राइट। एन बढ़ते जाएगा एनर्जी लेस नेगेटिव होते जाएगा और लेस नेगेटिव होने का मतलब बढ़ना ही होता है। तो एन बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा, एन और बढ़ेगा एनर्जी और बढ़ेगा, एन और बढ़ेगा एनर्जी और बढ़ेगा। ये देखने से आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं एनर्जी लेवल की। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये क्या होता है भाई, एनर्जी लेवल ऑफ एच एटम, हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल, ये क्या होता है। तो चलिए गिनते हैं। ये रहा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, डैश 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 एनथ ऑर्बिट। ऑर्बिट तो इन्फिनिटी तक हो सकता है। कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, उस अमाउंट को बोलते हैं एनर्जी लेवल। आइए कैसे निकालते हैं। सिंस जनरल फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, nth ऑर्बिट में
इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी फॉर्मूला से निकलेगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्या कहेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो एन का वैल्यू कितना, 1। सवाल है भाई एनर्जी कितना होगा, उसको E1 लिखेंगे, एन के जगह पुट कर देंगे 1, तो -13.6 बाई 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड, ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम का एनर्जी कितना होता है। ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी इतनी होती है। इतना है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में है, घूम रहा है, तो इतना एनर्जी से वो बाउंडेड है। अगर इतना ही एनर्जी बाहर से सप्लाई कर दिया जाए लाइट के रूप में, हीट के रूप में, तो वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल गया मतलब इनफाइनाइट दूरी पर चला गया, अब वो बाउंडेड नहीं रहा। तो कितना एनर्जी देने से ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने से फ्री हो गया। और चूंकि इतना एनर्जी देने से वो आयनाइज हो जाएगा, रिमेनिंग एटम जो होगा आयनाइज हो जाएगा, इसलिए इस अमाउंट ऑफ एनर्जी का दूसरा नाम पड़ता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। तो टर्म्स का केवल फर्क रहेगा, मीनिंग जानने से प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, हाइड्रोजन एटम का एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कितना होता है, तो -13.6। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको निकालना है फॉर सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, तो एन के जगह कितना पुट करना होगा, 2। अब एन के जगह इस फॉर्मूला में 2 पुट कर दीजिए, निकलेगा E2 -13.6 बाई 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब फर्स्ट मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, अदरवाइज कहेंगे बढ़ा ही गया। 13.6 को 4 से डिवाइड किया जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बताइए ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, माइनस में ये ज्यादा है, इसके कंपेयर में ये ज्यादा है कहा जाएगा। यही तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं ना कि फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे कम एनर्जी, सेकेंड में थोड़ा ज्यादा एनर्जी, थर्ड में थोड़ा ज्यादा एनर्जी, फोर्थ में थोड़ा ज्यादा एनर्जी। तो उसके साथ केमिस्ट्री के साथ आप लोग जोड़ लीजिए, वही रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जितना एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन में, सेकेंड वाला एनर्जी उससे ज्यादा होगा। लेकिन ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही घूमता है, फर्स्ट ऑर्बिट में ही घूमता है, मतलब मिनिमम इतना ही एनर्जी हो सकती है। ये नेक्स्ट हायर हो गया, अगर कहीं से मिल गया एनर्जी इलेक्ट्रॉन को तभी वो सेकेंड ऑर्बिट में जाके घूम सकता है। चूंकि अब ये सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है, ये ग्राउंड स्टेट नहीं है, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 2 को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क्स में, राइट, कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी होती है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 2 में या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब ये जब एक्साइट होता है तो पहली बार वो किसी हायर एनर्जी स्टेट में गया, इसलिए इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। उसी तरह से
अगर हम कहें कि भाई फॉर थर्ड ऑर्बिट की बात हो, तो थर्ड ऑर्बिट की अगर हम बात करेंगे तो एन का वैल्यू कितना रखा जाएगा, एन इक्वल टू 3। कितना होगा एनर्जी थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास, -13.6/3 का स्क्वायर 9, ये लगभग आएगा -1.5। थोड़ा सा कोई इग्नोर कर दीजिए, हो गया। देखिए फर्स्ट में एनर्जी सबसे कम, सेकेंड में इसके कंपेयर में 4 टाइम्स ज्यादा, और थर्ड में फर्स्ट के कंपेयर में 9 टाइम्स ज्यादा। ज्यादा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि निगेटिव है, राइट, ऐसे इसलिए कहा जा रहा है, निगेटिव है इसलिए कहा जा रहा है ज्यादा है, तो ये ज्यादा हो गया। अगर हम बात करें उसी तरह से n इक्वल टू 4 के लिए, अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, तो इसका नाम पड़ेगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, जिस तरह से हम लोग बिल्डिंग में गिनती गिनते हैं, बिल्डिंग में सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर वाला को फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसी तरह से यहां भी कॉन्सेप्ट रख लीजिए कि नंबर 1 को क्या बोला जाएगा, ग्राउंड, 2 को क्या बोला जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड, 3 को क्या बोला जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड, फोर्थ को क्या बोला जाएगा, थर्ड एक्साइटेड। मतलब एक्साइटेड स्टेट जो होगा नंबर से कम होगा। अगर हम n इक्वल टू 4 की बात करें तो भाई एनर्जी कितना होगा, तो E4 आप डिवाइड कीजिए -13.6 को 4 का स्क्वायर 16, जो कि n का स्क्वायर था, पुट कीजिएगा, ये आएगा लगभग 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इसके कंपेयर में ज्यादा है, यस बिल्कुल ज्यादा है, ठीक है, इसका नाम पड़ेगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब बोलो बच्चों कि पूछा जाए कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब नंबर कौन सा, तो 4। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो नंबर कौन सा, 3। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो नंबर कौन सा, 2। इस तरह से चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह से एनर्जी ऑर्बिट बढ़ते जाएगा नंबर, तो एनर्जी भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब लेस नेगेटिव होते जा रहा है। उसी तरह से चलते 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 इन इंफिनिटी, इनफाइनाइट में, तो ई इंफिनिटी कितना हो जाएगा, तो -13.6/इंफिनिटी का स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0। मतलब इनफाइनाइट लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन है मतलब इंफिनिटी दूर पर है, और इंफिनिटी दूर पर है मतलब उस पर न्यूक्लियस का कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, इसलिए लगभग वो फ्री है, लगभग वो फ्री है। ये थ्योरेटिकल अप्रोच में होता है, अदरवाइज एक डिफिनिट डिस्टेंस पर भी लगभग फ्री रहता है, ऐसे हम लोग मान लेते हैं इंफिनिटी पर, ये कैलकुलेशन है। अदरवाइज ये जो एनर्जी आप लोगों ने देखा -13.6, -3.4, ये एनर्जी बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। और इतना एनर्जी तो थोड़ा सा टेम्परेचर रूम का ज्यादा हो जाए तो उस टेम्परेचर पर भी एटम को अवेलेबल हो जाएगा और आराम से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल सकता है, आयनाइज हो सकता है। उतना एनर्जी तो मिलना बड़ी बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल की एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है। तो इस तरह से एक्साइटेड स्टेट एनर्जी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी को दिखाते हैं हम लोग थोड़ा सा डायग्राम में, जिसको एनर्जी हम लेवल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ट्रेडिशन है कि सबसे नीचे वाला को, सबसे कम वाला को नीचे दिखाया जाता है। तो चलिए n इक्वल टू 1, ऑर्बिट नंबर 1, कितना एनर्जी था, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखते रहिए, यहां पर ले देता हूं, E1 कितना निकला था, -13.6, E2 कितना आया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 कितना आया, तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 कितना आया था, -0.85। उसी तरह से E5 आप लोग निकालिएगा, E5 5 5 या 25 से डिवाइड कीजिएगा, E5 ये लगभग आएगा -13.6
6 को डिवाइड कर लीजिए 25 से, 25 से डिवाइड कर लीजिए, कितना जाएगा? तो लगभग 0.54 के आसपास जाएगा, इतना। यस, माइनस। अब यहां देखने वाली बात क्या है, फर्स्ट और सेकेंड एनर्जी स्टेट का डिफरेंस कितना है। तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। अगर हम E2 में से E1 को माइनस करें, अगर हम E2 में से E1 को माइनस करें, E2 माइनस E1, E2 का वैल्यू -3.4 माइनस 13.6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा आपको 10.2। मतलब E1 और E2 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 10.2 का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम लोग यहाँ पर जनरली दिखा देते हैं, ये है n इक्वल टू 2। यहाँ पर डिफरेंस, ये जो गैप है वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ लिख दिया गया। ये तो दोनों के बीच में जो गैप दिखाया है, साइंटिफिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों के बीच का गैप कितना है। मोर गैप मोर डिफरेंस, लेस गैप लेस डिफरेंस। अब अगर हम बात करें कि भाई 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। अगर हम E3 में से E2 को माइनस करें तो कितना आएगा? तो ये 1.9। अब यही पर देखने वाली चीज है कि ध्यान से देखिए, 2 और 1 के बीच का गैप कितना है? 10.2। यस, और यही 3 और 2 के बीच का गैप कितना हो गया? 1.9। बहुत कम गैप हो गया। तो 2 और 1 के बीच का जो गैप है और 2 और 3 के बीच का जो गैप है वो बहुत कम हो गया। और बहुत कम हो गया तो उसको पास पास ऐसे दिखाया जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा। n इक्वल टू 3, यहां पर हो गया -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि ये डिफरेंस ज्यादा था इसलिए दूर दूर दिखाया गया, डिफरेंस कम है पास पास दिखाया गया। यस, उसी तरह से अगर हम बात करें भाई कि थोड़ा देखते हैं कि 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है। तो E4 में से अगर हम E3 को माइनस करें तो कितना आएगा जी? लगभग 0.65 के आसपास आएगा। गैप और भी कम हो गया, गैप और भी कम हो गया, गैप और भी कम हो गया, मतलब उनको और भी पास पास दिखाया जाएगा। n इक्वल टू 4 और भी पास हो गया। इस तरह से हम देख रहा हूं कि जैसे जैसे हम आउटर ऑर्बिट की तरफ जा रहे हैं, दो एनर्जी स्टेट, दो एनर्जी लेवल के बीच का गैप कम होते जा रहा है। इसी को बोलते हैं कि दो क्वांटम स्टेट पास पास होते जा रहे हैं। पास पास होते जा रहे हैं मतलब दोनों का बीच का गैप कम है, डिफरेंस कम है। यस, उसी तरह से हम लगा सकते हैं इसके बाद में n इक्वल टू 5 और भी क्लोज हो जाएगा, n इक्वल टू 6 और भी क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही ये पास 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 आते जाएंगे, पास पास आते जाएंगे, पास पास आते जाएंगे। एक पार्टिकुलर लेवल के बाद में इतना पास पास हो जाएगा कि लगभग फ्री हो गया, और इन्फिनिटी पर जब गए तो E का वैल्यू कितना हो गया? 0। ये बात है। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है मतलब उसका एनर्जी 0 है, मतलब माना जाएगा कि वो फ्री है, वो फ्री है। लेकिन बाकी किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं है, उसका एनर्जी डिस्क्रीट एनर्जी होगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग देखिए कि इन दोनों का गैप कितना है, इसके रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा है? तो 10.2 ज्यादा है। यस, इनको देखिए तो इसके रेस्पेक्ट में ये कितना ज्यादा है? तो माइनस किया हम लोग 1.9 का डिफरेंस है। इनके रेस्पेक्ट में ये कितना ज्यादा है? तो 0.6 के आसपास में डिफरेंस ज्यादा है। इस तरह से होते जा रहा है। बट यहां से यहां का अगर हमें डिफरेंस निकालना हो, जरूरत पड़े निकालने का, तो कैसे निकालेंगे? तो ये E3 और ये E1, E3 में से E1 को माइनस कीजिएगा, ये लगभग कितना आएगा? 12.1 आ जाएगा। अगर हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो ये कौन सा है? E4, और E4 में एनर्जी कितना था? तो -0.85। तो -0.85 में से -13.6 को माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा।
ये है हमारा एनर्जी लेवल। ये जो हम लोग दिखाया डायग्राम, इसका नाम है एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, नॉट मैटर। मैटर में फिर अलग होता है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे भाई लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो बच्चों, स्पेक्ट्रम क्या चीज होता है ना, एक्चुअली हम लोग जब व्हाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से तो देखते हैं कि 7 कलर में टूट जाता है। ये सुनो, टूट जाता है। किसी भी मैटर को गर्म कर दीजिए, इवन लोहे को भी गर्म कर दीजिए, इवन लोहे को भी गर्म कर दीजिए। मान लीजिए लोहे को गर्म कर दिया, गर्म करने का मतलब क्या है, आपने उसको हीट दिया और एटम ने हीट को क्या किया, एब्जर्व किया। अब उसको अलग कीजिए, वहां से हीट बाहर निकलता है, हाथ रखिए तो गर्मी आती हुई महसूस हो रही है। इसी को तो साइंटिफिक लेवल पर हम लोग बोलेंगे कि ये एक्साइटेड है। डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि हॉट है, और साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे क्या है, एक्साइटेड है। मतलब बाहर से आपने एटम को एनर्जी दे दिया, जिसके चलते उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हायर एनर्जी स्टेट में चले गए होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे, लौटेंगे, तो कुछ एनर्जी लॉस करेंगे, और जो एनर्जी लॉस करेंगे वही रेडिएशन बन के निकल जाएगा। अब साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम रेडिएशन बोलते हैं, और इसी चीज को डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। गर्मी आ रही है मतलब हीट आ रही है, वो भी तो रेडिएशन का ही पार्ट है। लेकिन हीट, सारे रेडिएशन जो होते हैं हीट जनरेट नहीं करते हैं, ये भी बात फैक्ट है। उस रेडिएशन में से कुछ भाग होगा लाइट होगा, जो हमारा आंख के रेटिना को एक्टिवेट करता है, कुछ होंगे जो गर्मी महसूस कराते हैं जिसको हम लोग हीट बोलते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो लाइट होंगे और ना ही वो हीट होंगे। तो सारा एनर्जी का जो पूरा अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन के अंदर ही आता है हीट भी। अब मान लीजिए कि अगर हम लोग लोहे को गर्म किया, आयरन को गर्म किया, और आयरन को गर्म करके यहाँ रख दिया, हीट तो आ रहा होगा, और हम यहाँ पर एक प्रिज्म रख दें, ओबियस है कि जब प्रिज्म से ये हीट आएगा और इसके ऊपर जब गिरता है, और यहाँ पर हम लोग अगर फोटोग्राफिक फिल्म रख दें या फिर कोई सेंसिटिव मटेरियल रख दें, तो यहाँ से निकलने वाला जो रेडिएशन होता है, इसके ऊपर जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो अलग अलग तरह की लाइनिंग यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगी। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि जिस रेडिएशन का वेवलेंथ होता है कम, उसका बेंडिंग होता है ज्यादा। यानी आज के समय में डेविएशन को मेजर करके रेडिएशन का वेवलेंथ नाप लिया जाता है। तो ये यहाँ पर जो आकर जिस रेडिएशन ने आके यहाँ पर हिट किया उसको कहा जाएगा एक लाइन है, यहाँ पर जो हिट किया उसको दूसरी लाइन। दूसरी लाइन का मतलब वेवलेंथ अलग है, वेवलेंथ का चेंज होने से ही रेडिएशन चेंज होता है। तो अलग अलग रेडिएशन का वेवलेंथ अलग अलग, उनकी एनर्जी अलग अलग, तो उनका डेविएशन भी अलग अलग, और डेविएशन नाप कर वेवलेंथ निकाल लेता है। अब यहाँ पर जितना भी लाइन आके गिरेगा हमको दिखाई पड़ेगा, या हम किसी अलग तरीके से उसको ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखिए, लोहा से निकला हुआ स्पेक्ट्रम कुछ अलग होगा, सिल्वर से निकला हुआ, अगर सिल्वर को गर्म करके यहाँ रख दिया जाए और वहां से निकलने वाला हीट को प्रिज्म से पास किया जाए, तो उसका स्पेक्ट्रम यानी यहाँ जो रेडिएशन आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है वो कुछ अलग होगा। गोल्ड का स्पेक्ट्रम कुछ अलग होगा। जिस तरह से हमारा दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी तरह से सभी मटेरियल का अपना स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होता है। किसी भी दो मटेरियल का स्पेक्ट्रम दूसरे से मैच नहीं करता है, ये उनका स्पेशल फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो उसी तरह से हाइड्रोजन के ऊपर भी सवाल आता है कि भाई हाइड्रोजन को, अगर हम हाइड्रोजन को एक सिलेंडर में बंद कर लें, हाइड्रोजन को अगर हम एक सिलेंडर में बंद कर लें और इस हाइड्रोजन को पहले क्या दिया जाए, हीट दिया जाए, और हीट देके इसको गर्म कर दिया जाए,
गर्म करने का मतलब है इसको एक्साइटेड कर दिया जाए। तो ओबियस है गर्म कर देने के बाद जब यहां रखेंगे तो वहां से हीट बाहर निकलेगा। तो हम लोग इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि जो एटम एक्साइटेड हुए थे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट में हायर एनर्जी स्टेट में गए थे, अब वो लौट रहे हैं लोअर एनर्जी स्टेट में, तो जब जब वो एनर्जी को क्या करेंगे, लॉस करेंगे, तब तब वहां से रेडिएशन निकलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी है ना, एक ही एटम है, हाइड्रोजन गैस है, मतलब यहाँ पर लाखों करोड़ों एटम्स होंगे। तो जब आप गर्म कर रहे होंगे तो किसी का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया होगा, किसी का सेकेंड एक्साइटेड में, किसी का थर्ड में, किसी का फोर्थ में, किसी का फिफ्थ में। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एटम का इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट में पहुंचा होगा। और जब वो फिर ग्राउंड स्टेट की तरफ लौटेगा तो एनर्जी को लॉस करेगा, तो जाहिर सी बात है वहां से रेडिएशन निकलेगा। और रेडिएशन जो निकलेगा उसका एनर्जी जो होगा, हम लोग कल बोर्ड्स में पढ़ा था कि दो एनर्जी का डिफरेंस के बराबर होगा उस फोटोन का एनर्जी, एच सी बाई व्हाट, लैम्डा। जहां तक सवाल है भाई एच का और सी का, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। अब दिखाई पड़ रहा है मोर डिफरेंस लेस वेवलेंथ, लेस डिफरेंस मोर वेवलेंथ। तो अगर थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आया तो डिफरेंस कुछ अलग होगा, सेकेंड से फर्स्ट में आया तो डिफरेंस कुछ अलग होगा, फिफ्थ से फोर्थ में आया तो डिफरेंस कुछ अलग होगा, सिक्स से फोर्थ में आया तो डिफरेंस कुछ अलग होगा। अलग अलग डिफरेंस तो अलग अलग वेवलेंथ, यानी अलग अलग वेवलेंथ का यहां से क्या निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा। और इसीलिए इसको जब हम प्रिज्म से पास कर दें अगर, और यहां रख दे फोटोग्राफिक फिल्म, तो यहां पर तरह तरह के लाइन आकर आपके फोटोग्राफिक फिल्म को हिट करेंगे। ठीक है, अभी तक लगभग हाइड्रोजन गैस से 20,000 लाइंस डिस्कवर हो चुके हैं। 20,000 लाइंस डिस्कवर हो चुके हैं। लाइंस का मतलब वेवलेंथ ही है, लाइंस मतलब वेवलेंथ ही है, क्योंकि वेवलेंथ पर ही लाइन डिपेंड करता है। ठीक है, और ये लाइनिंग होती है मतलब शार्प होता है। ऐसा हुआ उसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। हाँ, ये लाइनिंग जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर किसी एक कलर का लाइट आता हुआ दिखाई पड़ेगा और बीच में एकदम ब्लैक रहेगा, मतलब कोई कोई लाइट नहीं है। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का जो रेडिएशन आता है, उस वेवलेंथ को अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो उसको बोलते हैं हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब वो निकालने का तरीका क्या है, तो चलिए बेसिक कंसेप्ट क्या है भाई हमारे पास, since when electron jumps from higher energy state to lower energy state, it emits the energy as photon whose energy equals difference of two levels। मान लेते हैं कि ये कोई ऑर्बिट है, ठीक है, और ये भी कोई ऑर्बिट है, कोई दो ऑर्बिट को चूज कर लेते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर था मान लीजिए, और ये रहा, और यहां पर है तो उसका एनर्जी है समथिंग EI फॉर इनिशियल, और किसी भी कारण से वो जंप लगाकर यहां आ गया, अब यहां आके घूम रहा है, मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब उसकी एनर्जी अब कम हो जाएगी। तो
इस स्टेट में जो एनर्जी होगा उसको बोलेंगे ई एफ, एफ फॉर फाइनल। तो ये एनर्जी ज्यादा, ये एनर्जी कम। इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी क्या किया, लॉस किया। जो एनर्जी लॉस हुआ वो क्या बन के निकलेगा, फोटोन। ठीक है, ये फोटोन निकला, मतलब जिसको हम लोग रेडिएशन में बोलते हैं, तो रेडिएशन बोल लीजिए, फोटोन बोल लीजिए, बात बराबर है। अब बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट यही बोलता है कि जितना ये एनर्जी लॉस करेगा उतना ही के बराबर एनर्जी वाला फोटोन निकलेगा। तब तो हमें कहना चाहिए दैट इज व्हाट, ई आई माइनस ई एफ। चूंकि ये ज्यादा है ये कम है, हाँ, डिफरेंस के बराबर, ज्यादा में से कम को माइनस करना है, इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, क्योंकि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, एच न्यू लिख लीजिए इसको, या इसी को एच सी बाई लैम्डा लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी के टर्म में एच न्यू और लैम्डा के टर्म में तो न्यू इक्वल टू क्या, सी बाई लैम्डा देख लीजिए तो हो जाता है। और इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा ई इक्वल टू, या तो एच न्यू लिख लीजिए चाहे एच सी बाई लेमडा लिख लीजिए, वो आपका मर्जी है, दोनों में चलेगा, या जो पूछा होगा वैसे बताइएगा। यही है हमारा थर्ड, यही है हमारा थर्ड पोस्टुलेट बोर्स का। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना सीबीएसई में पूछता है। एच और सी क्या है, कांस्टेंट है। क्या दिखाई पड़ रहा है, डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर डिफरेंस है ज्यादा तो वेवलेंथ होगा कम, और डिफरेंस है कम तो वेवलेंथ होगा ज्यादा। यानी वेवलेंथ जो होगा प्योरली डिपेंड करेगा एनर्जी के डिफरेंस पर, क्योंकि एच और सी तो क्या है, कांस्टेंट है। अब यहां पर एक ट्रिक आप लोग याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जो ट्रिक का काम होगा। ट्रिक क्या है भाई, तो ट्रिक क्या है, तो इस ट्रिक को आप लोग लिख लीजिएगा, ट्रिक, हाँ, इफ डेल्टा ई गिव बी गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए तो अभी हम लोग जो एनर्जी निकाला था फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, वो सब क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही था। ठीक है, तो अगर आप E4 में से E3 को माइनस करोगे तो वो भी तो आएगा क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। तो डेल्टा ई तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो लिख दीजिएगा, देन अगर आप लोगों को निकालना है लेमडा तो कैसे निकालिएगा, एच सी बाई डेल्टा ई। ठीक है, और इसके बदले में अगर एच का वैल्यू, सी का वैल्यू अगर हम एसआई यूनिट में पुट करके सॉल्व करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आसानी से, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो भी आसानी से इसको कर लीजिएगा ट्रिक। इसके बदले में डायरेक्ट रख देना है कितना, 1242 बाई डेल्टा ई, और इसको रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना, ध्यान रहे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रह जाए, इसका यूनिट को चेंज नहीं करना है। अब ये लेमडा जो आया ये डायरेक्ट निकल जाएगा नैनोमीटर में, डायरेक्ट निकल जाएगा नैनोमीटर में, टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह की बात होगी। तो ये ट्रिक आप लोग दिमाग में रख के चलेंगे। अब बातें आते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं यहां पर। तो चूंकि ई आई माइनस ई एफ इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ठीक है, चलिए, ई आई मतलब इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फॉर्मूला था भाई ई का, अगर हम ए साइड यूनिट के टर्म में लिखें तो फॉर्मूला बेसिक तो क्या था, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम ई का पावर 4 बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 बाई एन का स्क्वायर। इसी के बदले में हम लोगों ने क्या पुट कर दिया था, इसी के बदले में हम लोगों ने क्या पुट कर दिया था,
तो इसी के बदले में हम लोगों ने पुट कर दिया था 13.6। लेकिन अगर इस आई के टर्म में निकालना है इसी को तो ऐसे पुट कर सकते हैं -m e का पावर 4 बाई 8 पाई m सॉरी पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू 1 बाई एन आई फॉर इनिशियल। ठीक है, जहां माइनस एम ई का पावर 4 बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 बाई एन एफ फॉर फाइनल। यहां पर ध्यान रखना होगा एन आई इज ग्रेटर देन एन एफ। हाँ, इनिशियल ज्यादा था, फाइनल कम, तभी तो एनर्जी रिलीज होगा। अब ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस और कॉमन ले लीजिए, इक्वल टू ये कितना आ गया, इक्वल टू, तो ये आ गया हमारा इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। अब इसी को आगे लिख देते हैं, और एच सी बाई लेमडा इक्वल टू वाट, तो ये हमारा आता है एम ई का पावर 4 को कॉमन निकाल लो, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन हो गया। ये माइनस माइनस प्लस को आगे कर देते हैं, 1 बाई एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर। अब किसी किसी किताब में यहाँ पर n1 n2 भी लिखा होगा, वो तो मानने पर डिपेंड करता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जहां एन आई ज्यादा और एन एफ कम होना चाहिए, राइट, हाइयर से लोअर में जाएगा तब तो एनर्जी रिलीज होगा। ओके, ये एक फॉर्मूला हमारा आ रहा है एस आई के टर्म में। अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो ऐसे आता है जी, कैसे आएगा, तो हमें निकालना है लेमडा, तो 1 बाई लेमडा, बताइए ये एच और सी ऊपर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड करेगा, और ठीक है इधर 1 बाई लेमडा बच जाएगा, एम ई का पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच पर पावर 3 इंटू व्हाट सी, सी ऊपर से नीचे आ गया, ब्रैकेट में बचेगा 1 बाई एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर हो गया। यस, इस फॉर्मेट में आ गया। अब इस फॉर्मेट में लाने के बाद थोड़ा सा यहाँ ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, क्या ऑब्जर्व करना है, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, और सी मतलब लाइट का स्पीड भी कांस्टेंट है। हियर एम ई का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एम ई का पावर 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, इसका नाम है रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, इसका वैल्यू याद रखना जरूरी नहीं है, ये एग्जाम में दिया रहता है अगर जरूरत पड़े तो, जरूरत नहीं है, ऐसे याद रख सकते हैं 1.01 इंटू 10 का पावर -7 पर मीटर, वो जरूरी नहीं है। सो फाइनल फॉर्मूला सिंपली हमारा आता है 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर, इस पूरे के बदले में हो जाएगा आर, और ब्रैकेट के अंदर 1 बाई एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला, यहां पर भी वही दिखाई पड़ रहा है, आर तो कांस्टेंट है, मोर डिफरेंस लेस वेवलेंथ, लेस डिफरेंस मोर वेवलेंथ। तो अगर आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये वाला डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, यहां से भी लेमडा निकल जाएगा, यहां से भी लेमडा निकल जाएगा, ठीक है, इससे भी निकल जाएगा।
अब इसे मान लीजिए निकालना हो तो मान लीजिए कि ऐसा डेल्टा ई अगर पहले से एनर्जी दे दिया हो कि इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट में गया लेमडा निकालिए, तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर ये दिया हो कि थर्ड ऑर्बिट से जंप लगा के फर्स्ट ऑर्बिट में गया, तो n1 n2 दिया है, तो यहां इसका इस्तेमाल कर लीजिए। दोनों का इस्तेमाल करके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और इसको आर के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जैसे मान लीजिए दो क्वेश्चन मैं कराता हूं, ठीक है, देखिएगा। इफ देयर exists two energy states minus 13.6 electron volt and minus 3.4 electron volt, and an electron makes transition from higher to lower. Find wavelength of रेडिएशन बोल दो चाहे फोटोन बोल दो, एक ही बात, ऑफ रेडिएशन इमिटेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऑर्बिट नंबर थोड़ी ना दिया, नहीं दिया, कौन सा ऑर्बिट से कौन सा ऑर्बिट में। ऐसे नो डाउट आपको याद है कि ये एन का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है 1, और यहाँ पर एन का वैल्यू किसके लिए होता है 2 के लिए होता है। वो भले याद हो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी एज्यूम करके भी तो प्रॉब्लम दे सकता है, राइट। अब वहां पर n1 n2 कहां से लाइएगा, ni और nf कहां से लाइएगा, तब यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ पर हो जाए, कंसेप्चुअली फॉर्मूला को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सिंस डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, सो लेमडा इक्वल टू एच सी बाई डेल्टा ई, और डेल्टा ई मतलब यहां से माइनस कर लीजिए डेल्टा ई को, हाई में से लो को, दिस माइनस दैट, तो -3.4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 इक्वल टू आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डाल दीजिए। अब ट्रिक जो सिखाया था उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहां पर ये है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्यों ना इसको लिख दिया जाए 1242 बाई कितना 10.2 नैनोमीटर में डायरेक्ट आ गया, राइट। ऐसा लिखने से अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आराम से निकल गया प्रॉब्लम। लगभग आप लोगों को 120 के आसपास आएगा, डिवाइड करके लिख दीजिए। नहीं डिवाइड कीजिएगा तो थोड़ी ना मास कर जाएगा, या डिवाइड कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहीं पर 10.2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कुछ ना तो कुछ निकलेगा। अब यहाँ पर n1 n2 कहे दिया था, ठीक है, इस तरह से। ओके, अभी मान लीजिए कि इस तरह का आपको क्वेश्चन दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज ऐसा दे दिया गया, ये एक ऑर्बिट है, ये एक लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है ना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे, और क्वेश्चन में फिगर में दिया रहेगा, एक ऐसे बना देगा, एक ट्रांजिशन ऐसे दिखाएगा। ऐसा दिखा रहा मतलब वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखा रहा है, नंबर 1। एक ट्रांजिशन ऐसा दिखाएगा, नंबर 2। एक ट्रांजिशन ऐसा दिखाएगा, नंबर 3, ठीक है। एक ट्रांजिशन ऐसे दिखा देगा, नंबर 4, लाइक दिस। अब देखिए ये क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन गया हायर से लोअर में, मतलब एनर्जी लॉस हुआ होगा, फोटोन निकला होगा, इमिशन हुआ होगा। ये भी क्या दिखा रहा है, ये भी गया हाई से लो में, यहां से भी इमिशन हुआ होगा, बट यहां पर डिफरेंस ज्यादा है, मतलब एनर्जी ज्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगा। यहाँ डिफरेंस कम है, एनर्जी कम है, वेवलेंथ ज्यादा होगा। यहां पर देख लीजिए, तो इसके कंपेयर में यहाँ एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है मतलब वेवलेंथ कम होगा। बट थर्ड वाला को देखिए, ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, इसका मतलब
ये कहीं ये इस केस में इलेक्ट्रॉन ने कहीं दूसरे जगह से हीट को यानी एनर्जी को एब्जर्व किया होगा और एनर्जी लेकर वो एक्साइट होकर हायर में चला गया। तो ये तो एब्जर्प्शन हुआ ना, ये इमिशन नहीं है, ये इमिशन नहीं है, ये एब्जर्प्शन है, ये एब्जर्प्शन है, ध्यान रखिए एब्जर्प्शन है। एब्जर्प्शन मतलब एब्जर्व किया है तब इलेक्ट्रॉन लो से हाई में गया। ये इमिशन है, ये भी इमिशन है, ये भी इमिशन है। इसका एनर्जी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम, इसका एनर्जी थोड़ा कम, वेवलेंथ थोड़ा ज्यादा, इसका एनर्जी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ये तो एब्जॉर्प्शन है। अब क्वेश्चन क्या दे देगा, विच ट्रांजिशन of electron, which transition of electron makes, which transition of electron emit wave photon of highest वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो तुरंत हमें क्या पता है भाई, हमें पता है सिंस लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या चाहे लिख दिए पूरा फॉर्मूला HC बाई डेल्टा ई, ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये डिफरेंस सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ तो सबसे कम होगा, ये डिफरेंस थोड़ा कम है तो वेवलेंथ थोड़ा ज्यादा होगा, ये डिफरेंस सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। अब आप कहिएगा ये डिफरेंस तो और भी कम है, लेकिन ये वहां पर क्या बोला है, इमिट वर्ड का इस्तेमाल किया है ना, तो इमिट तब ना होगा जब इलेक्ट्रॉन हायर से कहां आएगा, लोअर। ये तब होता जब एब्जॉर्प्शन की बात होती ना, ठीक है, ये तब होता एब्जॉर्प्शन की बात होती। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, तो डिफरेंस सबसे कम मतलब 2, आंसर 2 इज करेक्ट। ये ट्रांजिशन जो होगा इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरह की बात। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ऐसा दिया रहेगा 1 2 3 4, ऐसा एनर्जी स्टेट आप लोग को दिया है। अब क्या देगा, ट्रांजिशन दिखा देगा, इसमें ट्रांजिशन दिखाएगा। यहां से जो ट्रांजिशन हुआ उसका वेवलेंथ को बोलेगा लैम्डा 1, यहां से ट्रांजिशन हुआ उसका वेवलेंथ को बोलेगा लैम्डा 2, यहां से ट्रांजिशन हुआ उसको बोलेगा लैम्डा 3, इस तरह से। अब आप लोगों को बोल देगा इसमें अरेंज the wavelengths in ascending or descending order. Now, arrange the wavelengths in ascending or descending order, मान लीजिए इस तरह का बोल दिया, मैं अपने तरफ से दोनों लगा दिया। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है तो पहले तो फॉर्मूला अपने आप को कहिएगा, सिंस लैम्डा इक्वल टू व्हाट, तो HC बाई व्हाट, लैम्डा डेल्टा ई। क्या दिखाई पड़ रहा है आप लोग बताइए, ये डिफरेंस सबसे कम है तो ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, ये डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, वेवलेंथ थोड़ा कम होगा, ये डिफरेंस और ज्यादा है, ये वेवलेंथ और भी क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन हो गया, तो अगर असेंडिंग में सजाना है तो क्या कीजिएगा, लैम्डा 1 सबसे ज्यादा, लैम्डा 2 उससे कम, लैम्डा 3 सबसे कम। ठीक है, मोर डिफरेंस लेस वेवलेंथ। और ये जो गैप है डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है ना साइंटिफिकली, तो ये डिफरेंस सबसे कम है ना, तो ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। ये डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो गया ना तो वेवलेंथ थोड़ा कम हो जाएगा, ये डिफरेंस सबसे ज्यादा है ना तो वेवलेंथ थोड़ा और भी कम हो जाएगा। और डिसेंडिंग में करना तो उल्टा कर दीजिए, डिसेंडिंग
में करना, तो ये दोनों के लिए आंसर हो गया ना आपका, असेंडिंग डिसेंडिंग। जिसको असेंडिंग समझना असेंडिंग समझे, डिसेंडिंग समझना डिसेंडिंग समझे, बात तो एक ही हो गया। या इस तरह से लिख सकते थे, फर्स्ट दो दो ठो क्वेश्चन बना देता हूँ कि असेंडिंग में बोलना है तो मतलब सबसे छोटा वाला लेमडा 3, लेमडा 2, लेमडा 3, तो हो गया असेंडिंग। और डिसेंडिंग में, तो डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा पहले, तो सबसे बड़ा कौन है डिसेंडिंग में, सॉरी लेमडा 1। तो डिसेंडिंग में लिखना है तो उल्टा कर दीजिए, लेमडा 1 कॉमा लेमडा 2 कॉमा लेमडा 3, सबसे कम लेमडा 3 होगा। यस, तो एनर्जी है ज्यादा तो वेवलेंथ होगा कम, इस तरह से कर देना है। अगर इसी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में मान लीजिए अरेंज करने के लिए बोला होता, राइट, फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर बोला होता, तो फ्रीक्वेंसी आप लोग फिर जानते हैं कि क्या होता है भाई, तो लेमडा इक्वल टू होता है, लेमडा इक्वल टू यस म्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, होता है कि नहीं होता है, यस, सी मतलब लाइट का स्पीड। अब बोलिए लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यस, या म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यस। तो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोला होता क्वेश्चन तो फिर उल्टा हो जाएगा, क्यों, तो वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम। तो ये ऑर्डर था, तो यहां पर बदल दीजिएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेमडा 3 क्या था, सबसे कम, तो म्यू 3 क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, सबसे कम सबसे ज्यादा। तो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमें एक्सप्रेस करना होता इसी चीज को, तो आप उल्टा कर दीजिए, इसी को उल्टा कर देते, क्या उल्टा कर देते भाई, तो लेमडा 1 है सबसे ज्यादा, तो म्यू 1 होगा सबसे कम, उससे ज्यादा हो जाएगा म्यू 2, और सबसे ज्यादा हो जाएगा म्यू 3। यस, मोर एनर्जी मोर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उस तरह से भी आप ले सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू कितना, एच न्यू, तो डायरेक्टली पूछना होता है। यस, तो इस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पूछेगा, नहीं तो वेवलेंथ पूछेगा, और क्या, इसी दो फॉर्मूला से हमको डायरेक्टली इनवर्सली से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। समझ में आई बात। अब चलिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन इस तरह का, मान लीजिए ऐसा दिया, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ठीक है, और ट्रांजिशन कुछ दिखाएगा इस तरह से, बोलेगा कि मान लीजिए एक ट्रांजिशन हुआ यहां से यहां तक, ओके, ये रेडिएशन का वेवलेंथ है लेमडा 1, दूसरा ट्रांजिशन हुआ फिर यहां से यहां, इसका ट्रांजिशन का वेवलेंथ है लेमडा 2, और एक डायरेक्ट आ गया यहां से यहां, इस ट्रांजिशन का वेवलेंथ है लेमडा 3 ना, और बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3 ना, या फाइंड बोल दिया, फाइंड रिलेशन बिटवीन among lambda 1, lambda 2 and lambda 3, lambda 1, lambda 2 and lambda 3 for the given transitions, from the given transition। ये जो ट्रांजिशन हुआ है इसके लिए ना, तो देखिए लेमडा 1 लेमडा 2 को कैसे अरेंज कराना ना, तो अरेंज कैसे किया जाएगा बोलिए, तो देखिए यहां से यहां आया, ये एनर्जी का डिफरेंस और ये एनर्जी का डिफरेंस, ये एनर्जी का डिफरेंस और ये एनर्जी का डिफरेंस, दोनों को प्लस करेंगे तो ये एनर्जी का डिफरेंस के बराबर तो आना चाहिए। यस, ठीक है, तो मान लो बेटा ये डिफरेंस को डेल्टा E1 कह दो, और ये डिफरेंस को क्या बोल दीजिए, डेल्टा E2 कह दीजिए, और इसको क्या कह दीजिए, डेल्टा E3 कह दीजिए। तो क्या समझ में आ रहा है, दिस डिफरेंस प्लस दिस डिफरेंस इक्वल टू दिस डिफरेंस, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तब हम इसको कहेंगे डेल्टा E3 इक्वल टू डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2। ओके,
अब डेल्टा E3 को आप लोग क्या लिखेंगे भाई, तो HC/λ3 इक्वल टू HC/λ1 प्लस HC/λ2। ठीक है, HC इधर से कॉमन लेके उधर से उड़ा दीजिए, क्या आ गया 1/λ3 इक्वल टू कितना 1/λ1 प्लस 1/λ2। वो तो गया रिलेशन, कितना शानदार हो गया। बस इसी पर प्लस माइनस करना होता है हम लोग को, ठीक है। ओके, ये भी तो पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में कि इसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं न्यू1 होता, इसका फ्रीक्वेंसी न्यू2 होता, इसका फ्रीक्वेंसी न्यू3 होता। फाइंड रिलेशन बिटवीन न्यू1 न्यू2 एंड न्यू3। तो फिर स्टार्टिंग यहीं से करते, क्या करते, तो फिर स्टार्टिंग हमारा वही होता कि डेल्टा E3 इक्वल टू डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2। यस, अब डेल्टा E3 को क्या लिख सकते हैं, H न्यू3 H न्यू1 H न्यू2, H कॉमन लीजिए, इधर का उड़ा दीजिए, हो गया। तो न्यू3 इक्वल टू व्हाट, न्यू1 प्लस न्यू2। मतलब फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट प्लस होगा और लेमडा का रेसिप्रोकल प्लस हो जाएगा। आराम से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, आराम से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत टफ टाइप का ऐसे प्रॉब्लम आता नहीं है कि बहुत ज्यादा ये करने की जरूरत है। चलिए।